हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गायत्री कॉलेज सांचौर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में। इस महाविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों की ऑनलाइन क्लास संचालित की जा रही है और इसी संदर्भ में हम आज डिस्कस करेंगे बीएससी और बीएससी बीएड प्रथम वर्ष के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। ये टॉपिक प्रथम वर्ष के सेकेंड पेपर से रिलेटेड है, जिसका नाम है माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी। माइकोलॉजी का टॉपिक जनरल कैरेक्टर ऑफ फंगी आज का हमारा टॉपिक है। हम क्या पढ़ेंगे? कवकों के सामान्य लक्षण। कवक क्या होते हैं, तो इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अप्रकाश संश्लेषी थैलाब पादप कवक कहलाते हैं। ऐसी परिभाषा हमने पहले पढ़ चुकी है। इसके अतिरिक्त क्या पढ़ा है कि कवक होते हैं, उसका पादप शरीर थैलस या थैलाब होता है और वो थैलाब की एक सामान्य संरचना कवक तंतु कहलाती है और कवक तंतु मिलकर के कवक जाल का निर्माण करते हैं। कवक तंतु शाखित हो सकते हैं, अशाखित हो सकते हैं, पट्टी हो सकते हैं या फिर अपट्टीय प्रकार के हो सकते हैं इत्यादि की सामान्य संरचना हमने पहले पढ़ ली। हम आज उसी टॉपिक जनरल कैरेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे कि इन कवकों में पादप होते हैं, कवक पादप होते हैं, तो इन कवकों की कोशिकीय संरचना कैसे होती है। तो कोशिकीय संरचना को हम आज पढ़ेंगे। ये जो एक डायग्राम शो किया गया है, ये डायग्राम कवक तंतु का है। किसका है? कवक तंतु का अग्रभाग। इस प्रकार से हम कवक तंतु बनाते हैं। तो इस भाग को काट करके इसका डायग्राम इनलार्ज रूप में किया गया है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम पढ़ तो रहे हैं कोशिकीय संरचना और डायग्राम किसका बनाया? कवक तंतु के अग्रभाग का। तो इसमें संबंध क्या होता है? तो विद्यार्थी, यहाँ कवक तंतु पट्टीय होगा तो इसके अंदर पट पाए जाएंगे, अपट्टीय होगा तो पट नहीं पाए जाएंगे। इसकी पूरी संरचना एक समान होती है, अर्थात हम अग्रभाग के खंड को या अग्रभाग के क्षेत्र को निरूपित करें तो वो पूरे तंतु की संरचना को निरूपित कर सकता है। अर्थात जो अग्रभाग एक खंड है, एक कोशिका है, वो ही संरचना पूरे तंतु की होती है। इसलिए डायग्राम के रूप में केवल अग्रभाग को इसको शो किया गया। इस जगत में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका होती क्या है, इसके बारे में आप कुछ जानते होंगे। जैसे प्रो का मतलब होता है पूर्व, यू का मतलब होता है डेवलप। जो पहले विकसित होती है आदिम प्रकार की कोशिका है उसको नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक, और जो विकसित प्रकार की कोशिका है उसको नाम देते हैं यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक अर्थात आदिम कोशिका का तात्पर्य क्या हुआ? तो सामान्य तौर पर जब हम किसी कोशिका का डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? यदि पादप कोशिका का एक निश्चित आकार का एक डायग्राम बनाया जाता है। इसके मध्य एक बड़ी सी वैक्यूल्स बनाते हैं और वैक्यूल्स के साथ साथ में केंद्रक बनाते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार के कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है, कोई माइक्रोबॉडीज इत्यादि को हम शो करते हैं। तो जो ये केंद्रक है, ये कोशिका के प्रकार को परिभाषित करने में प्रयुक्त हो रहा है। तो इस केंद्र के अंदर क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है और क्रोमेटिन जालिका के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इस संरचना को व्यवस्थित सुव्यवस्थित केंद्र कहते हैं, यानी सुव्यवस्थित झिल्लीबद्ध केंद्रक पाया जाता है तो वो कोशिका यूकैरियोटिक कहलाएगी। यदि झिल्लीबद्ध संरचना नहीं पाई जाती है, क्रोमेटिन पदार्थ जीवदरी में नग्न रूप से पाया जाता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में उसको परिभाषित करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें यदि सुविकसित प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं तो यूकैरियोटिक, और सामान्य प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं तब उसको नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम सेल बायोलॉजी के अंदर विस्तार से इसको डिस्कस करेंगे। तो कवकों की कोशिका होती है वो इन जनरल रूप से यूकैरियोटिक प्रकार की पाई जाती है, अर्थात
उसमें सुविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाएगा। विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स इत्यादि वहाँ पर प्रेजेंट होगी, जिसको नाम देंगे हम यूकैरियोटिक प्रकार की। तो पहला टॉपिक हमारा सेल स्ट्रक्चर का कंप्लीट हो जाता है कि कोशिका कौन सी प्रकार की होती है। दूसरा, कोशिका के चारों तरफ, क्योंकि वो प्लांट सेल है इसलिए इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, सेल वॉल। यदि वो जंतु कोशिका होती है तो उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती। अब सेल वॉल यदि पादप कोशिका में उपस्थित है तो बनी किसकी होती है? सेल वॉल इस कोशिका का सबसे बाह्य आवरण है और उसको सुरक्षा तथा निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य करता है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन की होती है, हेमीसेलुलोज की। ऐसा हायर प्लांट के अंदर पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति अन्य पादपों की कोशिका भित्ति से किस प्रकार से भिन्न है? तो भिन्न कैसे है कि ये एक विशेष प्रकार के सेलुलोज से निर्मित होता है। विशेष सेलुलोज जिसको फंगल सेलुलोज या कवकीय सेलुलोज के नाम से जानते हैं और सामान्यतः इसको काइटिन कहते हैं। तो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। सेलुलोज लिख सकते हैं लेकिन लिखना क्या पड़ेगा? फंगल सेलुलोज, जिसको काइटिन कहते हैं। लेकिन अन्य पादपों की तरह कवकों में भी कुछ पादप होते हैं वो सरल प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं वो जटिल प्रकार के, विकसित प्रकार के, सरल प्रकार के। तो सरल प्रकार के कवकों का नाम दिया जाता है निम्न श्रेणी के कवक और विकसित प्रकार का नाम दिया जाता है उच्च श्रेणी के कवक। तो निम्न श्रेणी के कवक जैसे ओमाइसीटीज वर्ग के जितने भी कवक हैं उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और ग्लूकोगोन की बनी होती है। थोड़ा सा भिन्नता है यहाँ पे, सेल्यूलोज और ग्लूकोगोन। इसके अतिरिक्त एक कवकों का समूह आ जाता है जिसको स्लाइम मोल्ड या अवपंक कवक कहते हैं। ये सबसे प्रकार के सरल कवक हैं। इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। क्या हुआ? सभी कवकों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन अवपंक या स्लाइम मोल्ड्स में सेल वॉल अनुपस्थित होती है। सेल वॉल क्या कार्य करेगी? कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य करेगी और दूसरा सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो हमारा पहला जो कंसेप्ट क्लियर हुआ सेल्स का वो है सेल वॉल। दूसरा, सेल वॉल के आंतरिक सतह पे पाई जाने वाली एक पतली झिल्लीनुमा संरचना जो लिपिड और प्रोटीन से निर्मित होती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जीव द्रव्य के चारों तरफ पाई जाने वाली पतली झिल्ली है जो क्या करता है? इस जीव द्रव्य से विभिन्न प्रकार के पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। दो परतीय संरचना सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसका आवरण का निर्माण करता है, इसके पश्चात जितनी भी संरचना होती है वो कोशिका द्रव्य कहलाती है। इसमें क्या क्या पाया जाएगा? क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका है इसलिए इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस केंद्रक है, केंद्र के चारों तरफ दोहरे आवरण युक्त केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इस केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र या क्रोमेटिन पदार्थ अगुणित अथवा द्विगुणित हो सकते हैं। सामान्यतः कवकों में अगुणित अवस्था में केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक झिल्ली के साथ में जुड़ी हुई इस नलिकीय संरचना को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या नाम देंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हुई रेटिकुलम? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदेश जालिका है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाह्य सतह पर या मान सकते हैं कि नलिकीय संरचना पर छोटी छोटी कणिकीय संरचना पाई जाती हैं जिसको हम राइबोसोम कहते हैं।
प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है तो राइबोसोम होता है 70S का, और यूकैरियोटिक कोशिका होती है तो राइबोसोम होता है 80S का। ये अगेन अंतर करने का कार्य होगा। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त इस कोशिका द्रव्य में पतली संरचना पाई जाती है जिसको डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम के अतिरिक्त कोशिका में शक्तिग्रह अंग के रूप में, कोशिकांग के रूप में कार्य करने वाला कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। क्या कहलाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित और विकसित प्रकार का पाया जाता है। इनकी संख्या कोशिका में ज़्यादा होती है। ये क्या करेगा? श्वसन क्रिया में भाग ले करके एटीपी का निर्माण करने का कार्य करता है, और वही एटीपी ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होती है। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है जिसको हम साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स कहते हैं। इन साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स, जैसे मैं एक छोटा सा एक डायग्राम बना दूं अलग से, ये वैक्यूल्स है। इस वैक्यूल्स के अंदर द्रवीय पदार्थ भरा हुआ होता है। सामान्यतः रासायन क्रिया के द्वारा कोशिका में जब जल प्रवेशित होता है तो वो अधिकांश जल इन वैक्यूल्स के अंदर इकट्ठा होता रहता है। इस वैक्यूल अथवा रिक्तिका का आवरण टोनोप्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा? टोनोप्लास्ट। इसके अतिरिक्त इनमें छोटी छोटी कणिकीय संरचना पाई जाती है जिसको माइक्रो बॉडीज नाम देते हैं। सूक्ष्मकाय माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट होती है। इसके अतिरिक्त इनमें कोशिका में संचित खाद्य पदार्थ के रूप में क्या? रिजर्व फूड, जो कोशिका का मुख्य लक्षण होता है। जैसे एल्गी के अंदर संचित खाद्य पदार्थ होता है, वो स्टार्च होता है या ऑयल ड्रॉपलेट पाई जाती है। तो ठीक इसी प्रकार का इस कवक कोशिका में रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन। जबकि एल्गी में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है और ऑयल ड्रॉपलेट पाया जाता है। कवक पादप है। पादप गतिशील नहीं होते। हमें एक सामान्य लक्षण में पढ़ते नहीं पढ़ते, सजीवों में गति होती है लेकिन इनमें पादपों में गति नहीं होती। लेकिन जनन के दौरान पाई जाने वाली कोशिक संरचना है जिनकी ऊपरी सतह पर, जिन्हें बीजाणु कहते हैं, जिस पर कशाभिकाएं विकसित होती है और कशाभिकाओं की सहायता से गति करता है। कौन कहता पादप गति नहीं करता? नहीं करता। नीम क्या गति करता है? नहीं करता। लेकिन क्लेमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स पादप है जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक कशाभिकाओं की सहायता से गति करते हुए स्थान परिवर्तन करता। तो गति पाई जाती है पादपों के संदर्भ में। उच्च वर्गीय पादपों में नहीं पाई जाती। तो निम्न वर्गीय पादपों में सामान्य तौर पर गतिशीलता के लिए उत्तरदायी संरचना, जिसे कशाभिका कहते हैं, नहीं पाई जाती। लेकिन जनन में भाग लेने वाली किन्हीं संरचनाओं में, जिन्हें बीजाणु अथवा युग्म कहते हैं, में कशाभिकाएं पाई जा सकती है। ऐसा निम्न वर्गीय कवक जैसे फाइकोमाइसीटीज वर्ग के कवकों में पाई जाती है। तो जब कवकों के अंदर कशाभिका प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला जिसको कहते हैं, तो ऐसी कोशिकाओं को फ्लैजिलेट कोशिका नाम देते हैं, कशाभिक कोशिका कहते हैं। इन कशाभिकाओं की संरचना के संदर्भ में यदि बात करते हैं तो ये एक लंबी तंतुबद्ध संरचना होती है। जब इसकी अनुप्रस्थ काटते हैं तो ये 9+2 व्यवस्था में पाई जाती है। 9+2 मूल रूप से सूक्ष्म नलिकीय संरचनाओं की व्यवस्था है, जिसको हम एक अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कशाभिका यदि वो एक पाई जाती है तो वो यूनिफ्लैजिलेट कहलाती हैं, और यदि किसी कोशिका में 2 कशाभिकाएं पाई जाती है तो कहलाती है बाईफ्लैजिलेट। एक कशाभिका और द्विकशाभिक। कशाभिकाओं का लंबाई बराबर है तो सम कशाभिक, एक छोटी है और एक बड़ी है तो असम कशाभिक। यदि इन कशाभिकाओं के ऊपर छोटे छोटे
तंतुल संरचनाएं पाई जाती है। तब इस प्रकार की कशाभिका घोड़े की पूंछ के समान दिखना प्रारंभ हो जाती है तो हम इस कशाभिका को नाम देते हैं टेंसेल अथवा कोर्स प्रकार की कशाभिका। और यदि इसकी सतह पर इस प्रकार की रोमिल संरचना नहीं पाई जाती तो चिकनी सतह युक्त कशाभिका होगी और उस कशाभिका को नाम देते हैं वीपलेस अथवा परतोद प्रकार की कशाभिका। तो हालांकि कवकों में कशाभिका नहीं पाई जाती लेकिन जनन संरचना जैसे बीजाणु अथवा युग्मकों में कशाभिका उपस्थित हो सकती है। वो कशाभिकाएं वीपलेस प्रकार की अथवा टेंसेल प्रकार की होती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से एक सामान्य कोशिकीय संरचना कवकों के अंतर्गत उपस्थित होती है। अधिकांश कवकों की कोशिकीय संरचना लगभग समान प्रकार की होती है। कवक कोशिका अन्य पादप कोशिका की तुलना में किस प्रकार से भिन्न है? तो भिन्नता का सवाल कहाँ हुआ? सेल वॉल में। दूसरा, इस डायग्राम के माध्यम से आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी संरचना हमने इस डायग्राम के अंदर शोध नहीं की है अथवा हमने कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया है लेकिन वो पादप कोशिका में पाई जाती है। ऐसी कोई संरचना आपके मन में यदि आ रही है तो उसको आउट कीजिए। इसको कौन सी संरचना है? हमने इस कोशिका में पादप कोशिका का वर्णन करते हुए भी इसमें वर्णक के तौर पर क्लोरोप्लास्ट को नहीं दर्शाया, हरित लवक नहीं बनाया हमने इसके अंदर। क्या बनाया? कहीं नहीं बनाया। इसका मतलब पादप कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, पाया नहीं जाता। जब हरित लवक नहीं पाया जाता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो इसमें भोजन का निर्माण नहीं होगा और ये भोजन के अभाव में दूसरे मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर इसमें वर्णकीय संरचना पाई जाती है जिसको कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। क्या नाम देंगे? कैरोटीनॉइड्स। और इस कैरोटीनॉइड्स के कारण ही इस हाइपी अथवा कवक तंतु का विशेष रंग होता है अथवा इसके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं का विशेष रंग होता है। और ये रंग इसमें कैसा दिखाई देता है? ब्लैक कलर का दिखाई दे सकता है, वाइट हो सकता है, वाइट के साथ साथ में येलो भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकते हैं और रेड भी हो सकते हैं। तो ये बीजाणु अथवा कवक तंतु का विशेष रंग जो आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? कैरोटीनॉइड्स के द्वारा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हमने डिस्कस किया है कवक के सामान्य लक्षण के अंतर्गत कवकों के अंदर पाई जाने वाली कोशिका की संरचना के बारे में। थैंक यू।